2 मिनट दें मुझे ताकि बाकी सारे बच्चे लॉग इन हो जाएं, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। अब बताओ से आ रही है आवाज़? सही है। कल की क्लास में हमने स्टार्ट किया था, तो आज रिपीट करूंगा मैं। कल की क्लास में स्टार्ट किया था मैंने एनर्जी वर्सेस टाइम का। अगर एक ऑब्जेक्ट एसएचएम प्रोड्यूस कर रहा है, अगर एक ऑब्जेक्ट एसएचएम प्रोड्यूस कर रहा है, तो फिर आपके पास उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होती है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, उसके अंदर टोटल एनर्जी भी होती है। तो अगर उसका टाइम के हिसाब से ग्राफ बनाते हो, किसके हिसाब से ग्राफ बना रहे हैं आप? टाइम के हिसाब से। इस डायग्राम के अंदर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ आपके पास एक पेंडुलम मैंने ड्रॉ किया है, राइट। इस पेंडुलम की मैं एक ऑसिलेशन की बात करता हूँ। इस पेंडुलम की एक ऑसिलेशन जो होगी वो आपके पास ए से स्टार्ट होके बी पे जाना, देन सी एंड दोबारा कम बैक टू ए, दैट इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन। ए एंड सी आर द एक्सट्रीम पोजीशन एंड बी इज द मीन पोजीशन। जो बी होगी उसकी मीन पोजीशन होगी। इससे पहले भी क्लास में हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था आपके पास। ये फॉर्मूला मैं आज की क्लास में ड्राइव करूंगा, मैं इसको रब कर देता हूँ अभी, ये आप ड्राइव करेंगे फॉर्मूला। आप पूरे में से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो वहाँ पे उसकी वेलोसिटी जीरो होती है और जीपी मैक्सिमम होगी। तो अगर वेलोसिटी जीरो होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी। तो अगर एक पेंडुलम ए से मूव करता हुआ बी पे आता है, फिर बी से सी जाता है एंड देन बैक टू ए, तो दैट इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो हम टॉकिंग अबाउट एक्सट्रीम। अगर वो बी से स्टार्ट हो रहा है तो वो बी से जाएगा ए पे, फिर वापस बी आएगा, देन सी मूव करेगा एंड देन बी, इट इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन। तो अगर मैं मीन के हिसाब से बात करूंगा तो मीन के हिसाब से इसकी इक्वेशन जो बन रही होगी वो बनेगी आपके पास ये, बी से ए से बी, देन सी एंड बी। अगर एक्सट्रीम की बात करूंगा तो इसका मतलब होगा ए टिल सी एंड देन सी टिल ए, दैट इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन। और एक ऑसिलेशन का टाइम कहलाता था टाइम पीरियड। तो अगर आप ग्राफ प्लॉट करना चाहते हो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम का, टाइम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर स्केलर क्वांटिटी। दोनों कौन सी क्वांटिटी आपके पास? स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका मतलब होगा ग्राफ जो होगा नेगेटिव में जाएगा ही नहीं। तो अगर मैं आपके पास इसकी मीन पोजीशन के हिसाब से बात करूं, कहाँ से स्टार्ट करूं? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी होती है मैक्सिमम। जब वो मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहा होगा वेलोसिटी कम हो रही होगी, और एक्सट्रीम पे पहुंच के वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। इसका मतलब होगा अगर एक ऑब्जेक्ट बी से स्टार्ट करके ए पे जाए, देन बी पे वापस आता है, फिर सी पे जाता है और फिर बी पे आता है। हाँ, ये रूट होगा हमदान। अगर वो ए से स्टार्ट करेगा तो ए से आएगा बी पे, फिर सी पे जाएगा, फिर बी पे और फिर ए के ऊपर। और अगर मीन से स्टार्ट करेगा तो बी से सी भी जा सकते हैं, बी से ए भी जा सकता है। मैंने बी टू ए लिखा है, आप बी से सी भी लिख सकते थे। तो बी टू ए, देन बी, देन सी एंड देन बी। तो इसका जो पहला ग्राफ है आपके पास काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम का, ये मीन पोजीशन के हिसाब से। किसके हिसाब से? मीन पोजीशन। तो इसका मतलब होगा बी के ऊपर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, ए के ऊपर मिनिमम होगी, जीरो हो चुकी होगी क्योंकि जब एक्सट्रीम पे पहुंचेगा जीरो हो चुका होगा। फिर बी पे जाएगा, फिर सी, सी अगेन एक्सट्रीम पोजीशन है, ए और सी पे वेलोसिटी जीरो है क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन है, और दोबारा से बी पे। तो इसका मतलब होगा इसके एक टाइम पीरियड के ग्राफ में काइनेटिक एनर्जी की दो वेव बन रही होंगी। ये देखिए काइनेटिक एनर्जी की दो वेव बन रही है। अगर मैं इसी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाता, कैसे बनाता? तो नीचे वाला ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। अगर मैं डायग्राम से को लिंक करूं तो बी के ऊपर वेलोसिटी होगी मैक्सिमम। देखिए बी पे वेलोसिटी मैक्सिमम है,
बी से ए पे पहुंचा, वेलोसिटी जीरो हो गई। अब जब ए से बी वापस आ रहा होगा तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जब डायरेक्शन चेंज होगी तो ग्राफ प्लस के बजाय माइनस मूव कर रहा होगा, और ए से वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो जब वो दोबारा बी पे पहुंचेगा तो मैक्सिमम नेगेटिव होगी। क्या होगी? बी पे, पहले बी पे प्लस मैक्सिमम पॉजिटिव थी, अब बी के ऊपर मैक्सिमम नेगेटिव होगी। फिर वो बी से मूव करता हुआ सी की तरफ जा रहा होगा तो वेलोसिटी नेगेटिव से कम होना शुरू हो जाएगी, जीरो पहुंच जाएगी। और जब वो सी से ए बी वापस आएगा, उसका मतलब होगा वेलोसिटी जो होगी प्लस में बढ़ के मैक्सिमम हो जाएगी। उसका मतलब होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक वेव बनेगी टाइम पीरियड में, जबकि काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसलिए दो वेव बनती हैं। कितनी वेव बनती हैं? दो वेव। तो ये जो दो ग्राफ थे, ये दो ग्राफ शो कर रहे हैं, एक काइनेटिक एनर्जी को शो कर रहा है और एक वेलोसिटी को शो कर रहा है। क्या ये बात समझ में आई? अगर ये बात समझ में आ गई तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो एक ग्राफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम का है और दूसरा ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम का है। तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी होगी तो इसका मतलब होगा वेलोसिटी के अंदर आपके पास टाइम पीरियड की एक वेव बन रही होगी। अगर एक टाइम पीरियड होगा तो एक वेव बन रही होगी। अगर काइनेटिक एनर्जी के लिए आपसे बात करोगे तो फिर आपके पास दो वेव बन रही होती है। कितनी वेव बन रही होती हैं? दो वेव। So this is the graph of kinetic energy versus time, and second graph shows velocities versus time. इन्हें पोजीशन मार्क किए, तो इसका मतलब होगा फॉर टाइम पीरियड काइनेटिक एनर्जी की दो वेव बनेगी और वेव की एक वेव बनती है। उसके बाद सेकंड ग्राफ बनता है जीपी का। आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ी थी। जिस रेट से काइनेटिक एनर्जी कम हो रही होगी उसी रेट से जीपी बढ़ रही होगी। तो इसका मतलब होगा काइनेटिक एनर्जी और जीपी का ग्राफ जो बनेगा वो ऑपोजिट बनेगा। जिस रेट से काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी उसी रेट से जीपी बढ़ रही होगी। तो अगर मैं मीन पोजीशन के हिसाब से बात करता तो मीन पोजीशन का मतलब है पॉइंट बी। ये देखें ग्राफ पे पॉइंट बी है मीन पोजीशन। तो बी के ऊपर वेलोसिटी जीपी होगी जीरो। हमदान साहब, एक वेव का मतलब क्या होता था? अगर आपको ओ लेवल्स याद हो तो इसको बोलते थे मैक्सिमम पॉइंट। तो यहाँ से यहाँ तक एक वेव बनेगी, यहाँ से यहाँ तक एक वेव, और फिर यहाँ से यहाँ तक एक वेव। हाँ, पीक्स तीन बनेगी, तीन पीक हैं, ये और ये एक पीक हो जाएगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ से यहाँ तक एक वेव और यहाँ से यहाँ तक सेकंड वेव। तो टोटल वेव जो बनेंगी वो दो बनेंगी। कितनी बनेंगी? दो, तीन नहीं बनेंगी। अब अगर मैं जीपी के हिसाब से बात करूं तो जीपी के हिसाब से आपके पास जो मीन पोजीशन थी यहाँ पे जीपी जीरो होगी। क्या होगी? जीपी जीरो। दिस इज द शेप ऑफ ग्राफ। तो ये ग्राफ जो है वो किसका है आपके पास? काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, ये ग्राफ है जीपी वर्सेस टाइम का। तो ये ग्राफ जो है वो जीपी वर्सेस टाइम का है। तो ये पॉइंट बी होगा। पॉइंट बी इज द मीन पोजीशन एट विच जीपी इज जीरो। When it is moving from B to A, so GP will increase. When it reaches at point A, GP becomes maximum. Then it again come to zero. ये पॉइंट बी मिल जाएगा, मिनिमम हो जाएगी। फिर दोबारा से आपके पास कहाँ जा रहा होगा? सी पे। सी पे एक्सट्रीम पोजीशन होगी तो जीपी मैक्सिमम हो जाएगी, और फिर ये दोबारा से आपके पास बी पे आ जाएगा। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इसका बनेगा टाइम पीरियड। कितना बन रहा है इसका टाइम पीरियड? तो इसमें भी दो वेव बन रही है, यहाँ से यहाँ तक एक वेव और यहाँ से यहाँ तक दूसरी वेव। तो याद रखें आपके पास हमने कंसीडर ये किया है कि लॉस इन जीपी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। जिस रेट से काइनेटिक एनर्जी कम हो रही होगी उसी रेट से जीपी बढ़ रही होगी। तो शेप ऑफ ग्राफ इज लाइक दिस। ये शेप ऑफ ग्राफ बनेगी। एक मिनट, देख रहा हूँ तो मैसेज क्यों कर रहे हैं।
सही कह रही हो जमुना। जमुना, अगर तुम ये बात करती हो कि मैं एक से ज़्यादा ऑसिलेशन की बात करूंगा, तो ड्यू टू फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस, ड्यू टू फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस द जीपी विल डिक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम। मगर जिस रेट से जीपी डिक्रीज हो रही होगी, उसी रेट से काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होगी। जो तुम बात बोल रही हो वो मैं बताता हूँ। अभी ये जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किए हैं, इन ग्राफ के अंदर मैंने लॉस ऑफ एनर्जी को इग्नोर किया है। अगर लॉस ऑफ एनर्जी काउंट करोगे तो फिर ग्राफ की शेप चेंज हो जाएगी। वो मैं दिखाता हूँ कैसे बनेगी। अगर आप लॉस को काउंट करेंगी तो ग्राफ अलग बनेगा। ये जो मैंने दोनों ग्राफ बनाए, इसके अंदर आपने क्या इग्नोर किया है? एनर्जी के लॉस को इग्नोर किया है। एनर्जी किस तरह से वेस्ट हो रही होती है? ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू ग्रेविटी। देखो, जो तुम बात कर रही हो वो मैं बताता हूँ अभी। उसके अंदर ये पीक जो है ना कम होने लगेंगे आहिस्ता आहिस्ता। वो ग्राफ कुछ ऐसा होगा कि, दिखाता हूँ मैं। उसको बोलते हैं डैम्पिंग। क्या बोलते हैं उसको? डैम्पिंग। जो जमुना तुम पूछ रही थी वो ग्राफ ऐसा होगा, ये देखें। इसके अंदर एक आपके पास स्प्रिंग की बात की गई है, राइट। अब इसमें हो क्या रहा है, जब आपके पास ग्राफ स्टार्ट होगा, उसका मतलब होगा जीपी आपके पास जीरो होगी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। अब आपके पास आहिस्ता आहिस्ता करके ड्यू टू फ्रिक्शन आपके पास जीपी कम हो, काइनेटिक कम हो रही होगी, उसी लिहाज से जीपी भी कम होती चलेगी। तो आपके पास जो यहाँ पे ये है, ये आपके पास शो कर रहा है काइनेटिक को, ये वाला ग्राफ शो कर रहा था जीपी को, राइट। और ऊपर देखिए पीक्स आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। इसका मतलब होगा, इस कॉन्सेप्ट को बोलते थे डैम्पिंग। क्या कहते थे इस कॉन्सेप्ट को? डैम्पिंग। डैम्पिंग की डेफिनेशन पेपर में आती है, जो मैं आगे लिखवाऊंगा। डैम्पिंग एक्चुअली में वो फिनोमेना होता है जिसकी वजह से एम्पलीट्यूड क्या होता चला जाएगा? कम। देखिए शुरू में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम था, बाद में एम्पलीट्यूड कम हो गया, इसके बाद एम्पलीट्यूड और कम हो गया, इसके बाद एम्पलीट्यूड और कम हो जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता ग्राफ जो है जीरो को टच कर जाएगा। इस फिनोमेना को बोलते थे डैम्पिंग। और ये कहलाती है ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। एनर्जी लॉस हो रही है, इसमें क्या हो रही है आपके पास? एनर्जी लॉस्ट हो रही है। एनर्जी लॉस क्यों हो रही है आपके पास? ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस एंड ड्यू टू ग्रेविटी। ये वो तीन फैक्टर्स होते हैं जिसकी मदद से कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन से किस में आता है? रेस्ट में। फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, ग्रेविटी। तो इसमें एनर्जी लॉस हो रही होगी। मगर जो मैंने पहले ग्राफ बनाए थे उसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं दिखाया था। ये देखें, ये ग्राफ, ये देखें,
इसके अंदर आपके पास नो एनर्जी लॉस्ट, इसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रही है। अगर मैं दोनों ग्राफ को एक साथ प्लॉट कर दूं तो फिर मैं यहाँ पे दूसरा ग्राफ बना सकता हूँ। ये देखो, वही ग्राफ मैंने यहाँ प्लेस कर दिया है। अब यहाँ पे आपके पास ये दोनों ग्राफ एक साथ इसलिए दिखा रहा हूँ मैं ताकि आपको डिफरेंस बता सकूँ। एक में एनर्जी लॉस्ट है, एक में एनर्जी लॉस नहीं है। ये आपके पास जो ग्राफ है, ये आपके पास ग्राफ है विदाउट एनर्जी लॉस्ट, विदाउट एनर्जी, विदाउट एनर्जी लॉस। और ये ग्राफ है विद एनर्जी वेस्टेड। तो इसमें एनर्जी वेस्ट हो रही है और इसमें कोई एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही। इसलिए देखिए सबकी पीक्स क्या हैं, सेम, एंड यू आर गेटिंग ए स्ट्रेट लाइन। जबकि यहाँ पे आपके पास कर्व आ रहा है। कर्व आने की रीज़न क्या है कि हर दफ़ा एम्पलीट्यूड क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। जब एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा तो एनर्जी वेस्ट होती चाहिए। यमुना, आया समझ में अब? डैम्पिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है? डैम्पिंग इज अ फिनोमिना इन विच एनर्जी लॉस इज काउंटिंग। जब एनर्जी लॉस काउंट करोगे तो आपके एम्पलीट्यूड कम होता चला जाएगा, राइट? तो डैम्पिंग की डेफिनेशन आगे आएगी। तो डैम्पिंग आपके पास सिलेबस में है, आसान सिलेबस में है डैम्पिंग की डेफिनेशन। डैम्पिंग की डेफिनेशन डैम्पिंग इन टाइप है और एनर्जी वेस्टेड का कॉन्सेप्ट भी है। तो डैम्पिंग की डेफिनेशन क्या होती है? डैम्पिंग की चाहो तो डेफिनेशन लिख लो। तो अगर मैं यहाँ पे इस चीज़ को मैं डैम्पिंग कह रहा हूँ तो जो डैम्पिंग की डेफिनेशन बनेगी, बल्कि अगली शीट में दिखा देता हूँ ना, ये बनी हुई है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज डिफाइंड डैम्पिंग, डैम्पिंग क्या चीज़ होती है, तो डैम्पिंग की डेफिनेशन क्या होती है देख लो। डैम्पिंग की डेफिनेशन क्या है? This is the definition of damping: the gradual reduction of amplitude due to resistive force, such as friction, air resistance, and gravity, is called damping. ये डेफिनेशन पेपर में आती है 1 से 2 मार्क की। तो डैम्पिंग की डेफिनेशन होती है द ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड ड्यू टू ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स। अब रेजिस्टिव फोर्स कौन कौन सी होती है? एयर रेजिस्टेंस हो सकती है, फ्रिक्शन हो सकती है, ग्रेविटी हो सकती है, इज कॉल्ड डैम्पिंग। तो ऊपर वाला जो ग्राफ है उसके अंदर डैम्पिंग शो हो रही है। और कॉपी कर लिए डेफिनेशन, करें कॉपी। और अगर आप डैम्पिंग के ग्राफ की बात करते हैं तो डैम्पिंग का ग्राफ ऐसा हो सकता है। डैम्पिंग की डेफिनेशन के बाद ये ग्राफ बनाएंगे। ये ग्राफ बना रहे हैं। इस ग्राफ में डैम्पिंग की 3 टाइप्स बताई गई हैं: क्रिटिकल, हैवी और लाइट। तो ये जो डायग्राम है, क्रिटिकल डैम्पिंग, हैवी डैम्पिंग और लाइट डैम्पिंग।
जाहिर सी बात है, जब डैम्पिंग हो रही होगी तो एनर्जी वेस्ट हो रही होगी, तो हाइट भी कम हो रही होगी और आहिस्ता आहिस्ता स्पीड भी कम हो रही होगी। जब आप एक पेंडुलम को स्विंग करते हैं तो स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा होता है। जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी कम होने लगती है, हाइट भी कम होने लगती है, और 60-70 ऑसिलेशन के बाद इट कम इनटू रेस्ट। तो जब वो रेस्ट में आ जाएगा तो आपने जितनी एनर्जी उसको दी थी स्टार्ट करने के लिए, वो सारी की सारी एनर्जी सराउंडिंग में वेस्ट हो गई है, इसलिए ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ गया। अगर उसके अंदर एनर्जी रहती तो वो कंटिन्यूस ऑसिलेट करता रहता। इसीलिए जब आप किसी पेंडुलम को वैक्यूम के अंदर स्टार्ट करते हो मोशन, तो वो हमेशा मोशन में रहता है, क्योंकि वैक्यूम के अंदर देयर इज नो एनर्जी लॉस्ट। बट इन प्रैक्टिकल लाइफ वी आर dealing with air resistance, we are dealing with gravity, we are dealing with friction. That's why any moving object come into rest by the certain oscillation, and the oscillation temperature depends upon the factors. If air resistance is greater, so it come into rest very early, right? These all are the phenomena. तो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में ये देखें आपके पास एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। पहले एम्पलीट्यूड ये था, फिर एम्पलीट्यूड ये हो गया, फिर एम्पलीट्यूड ये हो गया, फिर एम्पलीट्यूड ये हो गया, फिर एम्पलीट्यूड ये हो गया। इस टाइप का जो ग्राफ बनता है वो बनता है लाइट डैम्पिंग का। किसका ग्राफ बनता है? लाइट डैम्पिंग। तो डैम्पिंग के अंदर हम डिस्कस करेंगे लाइट डैम्पिंग। तो दिस इज द ग्राफ। जी, डैम्पिंग का ग्राफ बना लिया आपने, इसको बोलते थे लाइट डैम्पिंग, जिसके अंदर ग्रेजुअली आपके पास क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो डैम्पिंग की डेफिनेशन क्या होती है? द ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स सच एज फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस एंड ग्रेविटी। और आपके पास शेप ऑफ ग्राफ मैंने गिवन है आपको, तो जो ग्राफ की शेप होगी वो आपके पास ऐसी बन रही होगी। तो दिस इज द शेप ऑफ द ग्राफ। इसके बाद ये ग्राफ बनाओ, डेफिनेशन लिखो डैम्पिंग की, और आपके पास जो मैं पहले करवा रहा था उसके अंदर विदाउट एनर्जी लॉस थे, वो ये थे आपके पास। ये देखें, इस ग्राफ के अंदर एनर्जी लॉस नहीं है। इसके अंदर जो ग्रीन से बना हुआ है वो काइनेटिक एनर्जी है, ये देखें काइनेटिक एनर्जी है। जो रेड से बना हुआ है वो जीपी है, और जो ब्लू से बना हुआ है वो टोटल है। जबकि यहाँ पे जो आपके पास रेड से बना हुआ है वो काइनेटिक है, जो आपके पास पिंक से बना हुआ है वो जीपी है, और ये जो ऊपर लाइन कर्व में आ रही है ये आपके पास है टोटल एनर्जी। कौन सा एनर्जी है? टोटल एनर्जी का ग्राफ। इसका ग्राफ है टोटल एनर्जी का। तो इसके अंदर आपके पास डैम्पिंग हो रही है, इसमें डैम्पिंग नहीं हो रही। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो फिर आपके पास कल की क्लास में मैंने डेरिवेशन कराई थी, वो डेरिवेशन क्या थी वो देख लें। आपके पास पेपर में 4 से 5 मार्क की डेरिवेशन आती है। शो दैट velocity is equals to plus minus omega under root x naught square minus x square। अगर एक पेंडुलम स्विंग कर रहा था, एक मैं पेंडुलम दिखा रहा हूँ, राइट। अगर एक पेंडुलम स्विंग कर रहा है तो पेंडुलम इस तरह से स्विंग कर रहा होगा। तो जब पेंडुलम इस तरह से स्विंग कर रहा होगा तो यहाँ पे तो वेलोसिटी होगी मैक्सिमम, यहाँ पे वेलोसिटी होगी मैक्सिमम, यहाँ पे वेलोसिटी होगी 0, और यहाँ पे भी वेलोसिटी होगी 0। तो मैक्सिमम वेलोसिटी का आपने फॉर्मूला पढ़ा था x नॉट ओमेगा। लेकिन अगर आप मैक्सिमम वेलोसिटी का आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? x नॉट ओमेगा। लेकिन अगर आप इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना चाहते हो, इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना चाहते हो, इस पॉइंट पे वेलोसिटी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी, इसको मैं ए का नाम देता हूँ, इसको बी का, इसको सी का, इसको डी का। तो उसके लिए
आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा? जो फॉर्मूला मैंने बोर्ड पे लिखा है। तो अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोड्यूस कर रहा है तो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला ड्राइव करना आना चाहिए। इसमें v का मतलब क्या होता है? इसमें v का मतलब होता है लीनियर वेलोसिटी। क्या मतलब होता है आपके पास? लीनियर वेलोसिटी। ओमेगा का मैंने मतलब क्या बताया था? ओमेगा का मतलब बताया था एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एक्स नॉट का मतलब होता था एम्पलीट्यूड और एक्स का मतलब होता था डिस्प्लेसमेंट। राइट। तो इस फॉर्मूले को अगर आप शो करना चाहते हो या ड्राइव करना चाहते हो तो उसके लिए आपको वेलोसिटी की और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? वेलोसिटी की और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। आपने वेलोसिटी की इक्वेशन क्या पढ़ी थी? याद है आपको? आपने डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन पढ़ी थी, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। आपने डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन पढ़ी थी, x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। और वेलोसिटी की आपने पढ़ी थी इसकी, v इज इक्वल्स टू एक्स नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये आपकी दो इक्वेशन है। क्योंकि आपको इस डेरिवेशन में डिस्प्लेसमेंट भी नजर आ रही है और वेलोसिटी भी नजर आ रही है, इसलिए मैंने दोनों इक्वेशन पिक की हैं। क्या मुझे एक्सेलरेशन नजर आ रहा है? नहीं। तो इसलिए मैं एक्सेलरेशन की इक्वेशन पिक भी नहीं करूंगा। तो मुझे वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, साथ में आपको एक मैथ्स की आइडेंटिटी भी पता होनी चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? अगर आपको तीन बातें पता हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता था 1 के। ये एक मैथ्स की आइडेंटिटी है। अगर आपके हाथ में कैलकुलेटर है तो आप कोई भी वैल्यू सपोज करो साइन की, उसका स्क्वायर करो और वही वैल्यू कॉस की सपोज करके उसको स्क्वायर करो, ऐड करोगे आंसर 1 आ रहा होगा। आप एंगल 30 लो, एंगल 51 लो, एंगल 90 लो, एंगल 110 लो, एंगल 2 लो, एंगल 50 लो, इट्स अप टू यू। दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ मैथ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब मैं इस डेरिवेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ। ये तीन बातें मुझे पता हैं, अब मैं इसको सॉल्व करने के लिए जा रहा हूँ। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को, इक्वेशन को ड्राइव करना चाहता हूँ तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा देख लें। अगर मैं इस इक्वेशन में से साइन को सब्जेक्ट बनाऊं तो एक्स अपॉन एक्स नॉट, एक्स अपॉन एक्स नॉट किसके बराबर हो? तो फिर क्या करूं? तो फिर देखें आपके पास भाई अब हम ऑटोमेटिकली होस्ट बन जाते हैं, फिर नाम आता है हमने निकाल दिया।
राइट। तो ये आपकी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। ये बन जाएगी तुम्हारी इक्वेशन नंबर। तो आपके पास वी स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर होगा कॉस स्क्वायर कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप इन दोनों वैल्यूज को उठा के डाल देंगे इस इक्वेशन में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर था 1 के। उसका मतलब होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 1 के। तो आपने एक बात पढ़ी थी ओमेगा बराबर था थीटा अपॉन टी के। तो ओमेगा टी किसके बराबर हो जाएगा? थीटा के। तो ये जो थीटा है ये एक्चुअली किसके बराबर है? ओमेगा टी के। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट स्क्वायर प्लस यहाँ लिख सकते हैं वी स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल्स टू 1। नाउ टेकिंग एलसीएम ऑन बोथ साइड, यहाँ बन जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो इधर आ जाएगा एक्स नॉट एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस इस पूरे से पूरा कैंसिल होगा, यहाँ 1 आएगा।
इज इक्वल्स टू, नहीं यहाँ पे आएगा वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब इस चीज़ को इधर शिफ्ट कर दोगे, जब इस चीज़ को इधर शिफ्ट करोगे तो ये बन जाएगा एक्स नॉट एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू एक्स नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। नाउ वी को सब्जेक्ट बनाना है, इस चीज़ को इधर शिफ्ट कर दो, जब इसको इधर शिफ्ट करोगे तो वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। कॉमन ले लो, कॉमन आएगा ओमेगा स्क्वायर, अंदर बचेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल टू वी स्क्वायर। नाउ रूट ऑन बोथ साइड, जब आप दोनों साइड पे रूट लेंगे तो आपके पास वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला पेपर में प्रूफ करने को आता है, कॉपी कर लें यहाँ तक। जी सफ़ान साहब मैसेज करके पूछें, हसान अरशद पूछिए मैसेज करके, जो आपने हाथ उठाया हुआ है। इसका मतलब होगा आपने जब ये फॉर्मूला प्रूफ करना होगा तो प्रूफ करने के लिए आपको, मैं स्क्रीन छोटी कर देता हूँ ताकि आपको पूरा नजर आ जाए, आप चाहे तो इसकी स्नैपशॉट ले लें, वरना पूरा आपने ड्राइव करना होगा। स्टार्ट कहाँ से लोगे, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन से, वेलोसिटी की इक्वेशन से। तीन चीज़ें पता होनी चाहिए, नंबर 1 पे डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, नंबर 1 डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, नंबर 2 वेलोसिटी की इक्वेशन और नंबर 3 मास की आइडेंटिटी। इन 1 2 3 से स्टार्ट करेंगे आप और ये फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। अब इसका न्यूमेरिकल कराता हूँ मैं एक, कॉपी कर ले यहाँ तक। वेलोसिटी की इक्वेशन होती है एक्स नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। हसन, ये है वेलोसिटी की इक्वेशन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्प्लेसमेंट
सर आवाज आ रही है आपको? हेलो अभी हो गया, 15 मिनट के बाद आना। सर, आपको आवाज आ रही है? जी पूछे, मैं न्यूमेरिकल दूं कोई? मैं सर, न्यूमेरिकल दे आप रहा था आवाज आ आपको। रही है आपको? आ आपको रही है आवाज आ आवाज? रही है? आ रही है। सर, वो पूछना था, वो जो आपने स्प्रिंग से डैम्पिंग वाला कॉन्सेप्ट रिलेट किया था, उसमें तो वो हाइट कब गेन हो रही थी, तो जीपी तो होगी नहीं ना उस ग्राफ में। हाइट कितनी हो रही थी? ये दिखा, वो तो स्क्रीन पे नजर आ रहा है तुम्हें? आपकी देखो स्क्रीन स्क्रीन शेयर नजर आ, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। नहीं। एक सेकंड कर रहा हूँ शेयर। अब देखो शेयर हो रही है। ये तो स्प्रिंग था। एक्चुअली स्प्रिंग में हाइट का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, स्प्रिंग के अंदर तो डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट होगा ना, क्योंकि स्प्रिंग के अंदर जीपी नहीं होगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर सिंपल पेंडुलम होता तो जीपी होती, स्प्रिंग होगा तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। हाइट नहीं होगी, हाँ, तो मैं डिस्प्लेसमेंट होगी। वही कह रहा हूँ, जीपी की जगह आप पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे ना, इलास्टिक। हाँ बिल्कुल, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा, और पेंडुलम अब होगा मैं तो वही कह जीपी रहा था। लिखूंगा। हाँ सही लिख के ठीक है। आएगा। ठीक है। लिखो अब न्यूमेरिकल इसका। ए, सर, एक मिनट, ये भी दिखाएं एक दफा, ये डेफिनेट जो आपने प्रूफ की है। ये लो, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पूरा डेरिवेशन। ये पूरी डेरिवेशन है। v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें v का मतलब था लीनियर वेलोसिटी, एक्स नॉट का मतलब था आपके पास एम्पलीट्यूड, x का मतलब था डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा का मतलब था एंगुलर फ्रीक्वेंसी। स्टार्ट लोगे डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की इक्वेशन से, और मैथ्स की आइडेंटिटी तुम्हें पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, और v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। एक में से साइन को सब्जेक्ट बनाओ, दूसरे में से कॉस को सब्जेक्ट बनाओ, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, डेरिवेशन हो जाएगी पूरी। 2 मिनट दे रहा हूँ बस, ये लो कॉपी करो या अपने मोबाइल से स्नैपशॉट ले लो। 2 से 3 मिनट हो जाए तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। न्यूमेरिकल देना है मुझे। सर, अब टेस्ट कब है? आवाज आ रही है सर आपको? क्या नहीं होगा? हाँ, मतलब ये ना हो ना कि बाद में मैसेज आ जाए, अभी मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है ना टेस्ट के लिए। हाँ, एकदम से आ गया तो फिर मसला होगा, ताकि आराम से बकरीद एंजॉय करें अगर टेस्ट का नहीं है तो। अभी सर गए हुए, सर को आते फिर सर से पूछते।
जी लिखिए इसका न्यूमेरिकल अब। सर 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 जी 5 मिनट है, 5 मिनट में हो जाएगा आपसे न्यूमेरिकल। सर स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास? सर एक बात बताओ, टेस्ट होगा? बेटा वो अब आप जाने, स्कूल मैनेजमेंट नहीं जाते, मुझे नहीं पता टेस्ट का। A to A का मैं टेस्ट कंडक्ट कर चुका हूँ आज खत्म। अब आपको स्कूल 0 देता है या फुल मार्क्स देता है, वो स्कूल जाना और आप जाना, मुझे नहीं पता। मुझे सर हमेशा अगर मना टेस्ट कर दिया था कि आपको टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, आपको खुद टेस्ट नहीं है। मैं टेस्ट उनको दे दूंगा, वो जब देती हैं आपको, जिस तरह लेती है, इट्स अप टू यू। सही बात। जी बिल्कुल न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल क्या था आपके सर पास? बस टेस्ट में क्या कह रहे SHM हैं? इंक्लूड नहीं करेगा अगर हो तो। क्या कह रहे हैं आप मिस शबनम? मैं कह रहा हूँ अगर टेस्ट का कुछ होता है ना तो आप SHM इंक्लूड नहीं करेगा, जो टॉपिक्स आपने प्लान किए थे वो उसी अच्छा पे ऐसी टेस्ट बात है, देगा इसलिए बोलूँगा अगर मैं होता है। ग्रेविटेशन फील्ड और मोशन सर्किल का टेस्ट होगा खत्म। इसका टेस्ट मैं बस बना के ठीक है। भेज दूंगा, चमना को जब चाहे ले आप। राइट ठीक, बिल्कुल न्यूमेरिकल। A simple pendulum time period is 10 seconds and amplitude is 8 cm and mass of ball is 40 grams. Calculate its speed when calculate its speed and kinetic energy when displacement is 5 cm। आपने स्पीड बतानी है, काइनेटिक एनर्जी बतानी है, जब डिस्प्लेसमेंट आपके पास कितनी हो, 5 cm। ये सवाल है। एक पेंडुलम, इसका टाइम पीरियड है 10 सेकेंड, एम्पलीट्यूड है 8 सेंटीमीटर और जो बॉब का मास है वो है 40 ग्राम्स। तो मुझसे स्पीड निकालो जब आपके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी हो। जब स्पीड निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, जब डिस्प्लेसमेंट हो 5 cm। और सेकंड पार्ट, कैलकुलेट एंगल। पहले पार्ट में आपने स्पीड बतानी है, काइनेटिक एनर्जी बतानी है, और सेकंड पार्ट में आपने एंगल बताना है। 5 cm पे कितना एंगल कवर हो चुका होगा। दिस इज फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज सेकंड पार्ट। अरे अब 5 मिनट दे रहा हूँ बस, व्हाट्सएप पे कर दिएगा, आंसर आ जाएगा।
हेलो। यार ये देखो, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि ये लॉकडाउन चल रहा है, दुनिया खत्म होने वाली है, ये भेड़ चोद सारे टीचर लगे हुए हैं पढ़ा रहे हैं। यार कुछ तो खुदा का खौफ करो। दुनिया खत्म हो रही है, तुम लोग पढ़ा रहे हो यार, क्या मतलब, मजाक है? आप मजाक कर रहे हो यहाँ? नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल सीरियस हूँ। नाम क्या है? कौन है? बेटा अपना नाम तो बताओ। नहीं, वो जरूरी नहीं है। नहीं वो जरूरी नहीं है, आपकी फट रही है, आप नाम नहीं बता रहे। नहीं नहीं, मुझे मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। नहीं मतलब आपको डर लग रहा है ना। भाई दफा हो जाए। भाई आपके अंदर इतनी तप्पड़ है तो नाम बताओ, नाम बता के करो। तुम्हें हो तो नहीं नहीं आके नहीं, तुम नाम मार नाम सकते हो। नाम बताने की जरूरत नहीं है तो ना, मेरे हम तो। नाम से आए हो। अगर तुम्हारे अंदर इतनी तप्पड़ है, थोड़ा सा भी तुम्हारे अंदर हिम्मत है, तो नाम पे कैसे आओ? नहीं, हम अब फैक्ट्स बता रहे हैं ना, फैक्ट्स तो बताने के लिए आप नाम जरूरी फैक्ट्स नहीं थोड़ी बता होता रहे है। ना। आपकी फट रही है, साफ सी बात है। अबे मरवाने आया अपनी गांडू। हाँ मुझे भी ये लग रहा है, गांडू पड़वा नहीं नहीं, देखो, देखो। हम फैक्ट्स बता रहे हैं, फैक्ट्स बताने के लिए नाम जरूरी नहीं होता, तो अपने घर समझ का रहे फैक्ट्स हैं? जाके बताना। बता भाई फैक्ट। फैक्ट्स बताना तुम्हारे घर पे आ गया ना, तो उसमें तुम्हारे से दो और आ जाएंगे। नहीं नहीं, मैं तो भाई फैक्ट्स अपनी फैक्ट्स अम्मू बता को रहा हूँ। बता। अपनी नहीं नहीं, अम्मा मैं को बता के तेरे देखो, पति। फैक्ट्स जिन लोगों को जानने होते हैं उनको फैक्ट्स बताना जरूरी है ना, आप क्या बात कर रहे हो? अबे इस गांडू को निकालो। निकाल दो यार, मसला ही नहीं है, बैंड चो तो। क्या बात कर रहे हो आप?